यदि आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और उस लक्ष्य के अनुरूप आपने त्याग समर्पण किया है और आप दृढ़ संकल्प होकर परिश्रम कर रहे हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से संबंधित 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपको मैं सुझाव देता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इसमें परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज के इस विशेष अंक को। शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित इस सीरीज की यह 8वीं वीडियो है। पिछले 7 वीडियोज में हम कुल 154 प्रश्न हल कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियोज नहीं देखी हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। आप उन पर क्लिक करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। उन वीडियोज में भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि का 2 खंड सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया। आपको ध्यान दिला दूं, बुद्धि से संबंधित कई सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे 1 खंड का सिद्धांत, 2 खंड का सिद्धांत, 3 खंड का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत। इस प्रकार से कई सिद्धांत हैं बुद्धि से संबंधित। यहां पर पूछा गया है बुद्धि का 2 खंड सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या गैरिट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्पीयरमैन। आपने ये प्रश्न अवश्य पढ़ा होगा। स्पीयरमैन ने ही 3 खंड का सिद्धांत दिया और इन्होंने ही 2 खंड का सिद्धांत दिया। और इन्होंने बुद्धि का जो 2 खंड का सिद्धांत दिया था उसमें 2 तत्व दिए थे बुद्धि के। एक को इन्होंने कहा जीएफ। जीएफ का मतलब है जनरल फैक्टर, जिसे हिंदी में सामान्य तत्व कहते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा एसएफ। एसएफ से तात्पर्य है स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट तत्व। तो सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, ये 2 तत्व बताए स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 खंड सिद्धांत के अंतर्गत। इसीलिए इसे इन्होंने क्या कहा, बुद्धि का 2 खंड का सिद्धांत कहा। आगे और हम डिस्कस करेंगे अच्छे से 3 खंड पर भी। आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के 1 खंड के सिद्धांत से संबंधित है या है। बुद्धि का एक है 1 खंड का सिद्धांत, जिसमें बुद्धि का केवल 1 तत्व बताया गया। तो किससे संबंधित है इन 3 विकल्पों में, अल्फ्रेड बिने, टर्मन, स्टर्न या विकल्प नंबर 4 है उपरोक्त सभी। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। बुद्धि के 1 खंड का सिद्धांत मूल तो दिया है अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने दिया था यह सिद्धांत और इनके साथ इनके साथियों यानी टर्मन और स्टर्न है, इन दोनों ने भी कार्य किया। तो कुल मिलाकर अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न, ये तीनों बुद्धि के 1 खंड सिद्धांत से संबंधित हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान में रख लीजिए। प्रश्न का निर्माण किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बुद्धि को सामान्य तत्व जीएफ, विशिष्ट तत्व एसएफ और सामूहिक तत्व जीएफ में विभाजित किया। जीएफ क्या है, जनरल फैक्टर, एसएफ स्पेसिफिक फैक्टर और यहां पर जीएफ का मतलब है ग्रुप फैक्टर। सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व और सामूहिक तत्व, इन 3 तत्वों में बुद्धि को किसने विभाजित किया, अल्फ्रेड बिने, स्टर्न, टर्मन या स्पीयरमैन। अभी पिछले प्रश्न में हमने जिक्र किया था, जब हमने बुद्धि का 2 खंड सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया, वहां पर स्पीयरमैन आया था। तो यह भी स्पीयरमैन का ही है। पहले इन्होंने 2 खंड का सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व दिए। बाद में इन्होंने अपने ही सिद्धांत में संशोधन किया यानी अमेंडमेंट किया
और उसमें तीसरा तत्व जोड़ा सामूहिक तत्व, जिसे ग्रुप फैक्टर कहा जाता है। आप समझ चुके होंगे प्रश्न को। ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, और पिछले वीडियो में भी हमने 40 प्रश्न हल किए थे। आपने दी वो वॉच नहीं की है वो वीडियो बुद्धि से संबंधित, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि मैं अगली वीडियो में 80 प्रश्न लेकर आऊँगा, लेकिन इसमें मैं 31 प्रश्न लेकर आया हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए हम इसमें केवल 31 हल करेंगे। और फिर एक तीसरा पार्ट में बुद्धि का लेकर आऊँगा, उसमें लास्ट के 30-35 प्रश्न फिर से हम हल करेंगे। कुल मिलाकर इस टॉपिक पर 120 करीब प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है, प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गिलफोर्ड ने दिया था बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यहां पर पूछा गया है। प्रतिदर्श सिद्धांत यह तो नहीं है, एक खंड सिद्धांत यह भी नहीं है, यह तो अल्फ्रेड विने ने दिया। त्रिखंड सिद्धांत यह स्पीरमैन ने दिया। बुद्धि संरचना सिद्धांत ये सही है, ऑप्शन नंबर 4। आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। या कभी प्रश्न ऐसा आ सकता कि बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया, जवाब होगा प्रोफेसर गिलफोर्ड। या प्रश्न आएगा त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया, तब भी जवाब होगा प्रोफेसर गिलफोर्ड। आप ध्यान में रख लीजिए, इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है। आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में, तभी आप प्रश्न को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। यहां पर पूछा गया है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? आपने आईक्यू विभाजन पढ़ा होगा, टर्मन का आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर पूछा गया है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालक का होता है 140 से ऊपर, ऑप्शन नंबर 2। तो जिस बालक या बालिका का आईक्यू 140 से ऊपर होगा उसे हम प्रतिभाशाली बालक या प्रतिभाशाली बालिका कहेंगे। ध्यान में रख लीजिए, कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण है या विभाजन है टर्मन द्वारा किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू, उसे ध्यान में रख लीजिए। यहां पर पूछा गया है, बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिने साइमन मापनी का निर्माण कब किया गया? प्रश्न में पूछा क्या गया है, कब किया गया? बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिने साइमन मापनी, बिने यानी अल्फ्रेड बिने और उनके साथी साइमन, 1910, 1908, 1911 या 1905। प्रश्न का उत्तर यदि आपको आता है तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1905। 1905 में बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिने साइमन मापनी का निर्माण किया गया था। बाद में 1908 और 1911 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, 1908 और 1911 में। अगला प्रश्न है, सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। अभी हमने प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जाना 140 से ऊपर होती है। यहां पर पूछा गया है सामान्य बुद्धि वाले यानी एवरेज आईक्यू जिनका होता है, उनकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू कितना होता है? 90 से 110, 110 से 120, 120 से 140, 80 से 90। प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 90 से 110। 90 से 110 के मध्य होता है सामान्य बुद्धि, जिससे अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। और 110 से 120 में आता है श्रेष्ठ बुद्धि। ठीक है, श्रेष्ठ बुद्धि यानी सुपेरियर। और 120 से 140 में आता है अति श्रेष्ठ बुद्धि यानी वेरी सुपेरियर। और 80 से 90 में आता है मंद बुद्धि, डलनेस आप कह सकते हैं। तो मंद बुद्धि किस में आता है? 80 से 90। और 90 से 110 यानी मंद बुद्धि से ठीक ऊपर कौन आएगा? सामान्य बुद्धि यानी एवरेज आईक्यू वाला बालक या बालिका। ध्यान में रख लीजिए, टर्मन ने वर्गीकरण या विभाजन किया था बुद्धि लब्धि का, आईक्यू का। आप उस चार्ट को ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है,
मंदबुद्धि का बालक निम्न में से किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया, आप जवाब दे सकते हैं प्रश्न का। 90 से 100 इसमें नहीं आता है, 70 से कम इसमें भी नहीं आता, 80 से 90 इसमें आता है, 70 से 80 में भी नहीं आता। तो मंद बुद्धि का जो बालक है उसका आईक्यू होता है 80 से 90 के मध्य, जिसे हम डलनेस कहेंगे। और 70 से जो 80 होगा, ऑप्शन नंबर 4, 70 से 80 इसमें आएगा क्षीण बुद्धि। ठीक है, क्षीण बुद्धि यानी फीबल माइंडनेस, क्षीण बुद्धि इसमें आएगा। और 70 से यदि कम है तो इसमें आएगा निश्चित क्षीण बुद्धि, उससे भी नीचे। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। और 90 से 110 में बता चुका हूँ सामान्य बुद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से आपने टर्मन का जो आईक्यू का वर्गीकरण है, विभाजन है, उसे अवश्य ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का प्रथम वाचिक, शाब्दिक या भाषाई सामूहिक प्रेक्षण है। यहाँ पर 3 शब्द हैं, वाचिक, इसे शाब्दिक भी कहते हैं यानी वर्बल, या इसे भाषाई भी कहते हैं। तो एग्जाम में जब प्रश्न आएगा ये तीनों शब्द आपको नहीं मिलेंगे, या तो वाचिक होगा या शाब्दिक होगा या भाषाई होगा। मैंने तीनों शब्दों को यहाँ पर लिखा है ताकि आप प्रश्नों को अच्छे से समझ पाओ। तो बुद्धि का प्रथम वाचिक, शाब्दिक या भाषाई सामूहिक परीक्षण। फिर क्या है, सामूहिक है। परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत, जिसे वैयक्तिक कहते हैं, जो किसी एक व्यक्ति पर एक बार में किया जा सकता है बुद्धि लब्धि हेतु। और एक होता है सामूहिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आईक्यू एक ही समय में मापा जा सकता है। तो सामूहिक और वैयक्तिक 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं बुद्धि से संबंधित, आगे डिस्कस करेंगे। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं यानी साक्षर होते हैं, उनके लिए किया जाता है वाचिक, शाब्दिक या भाषाई। जो भाषा जानते हैं, शब्दों का ज्ञान जानते हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, साक्षर हैं, वाचिक हैं, उनके लिए इस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सामूहिक परीक्षण कौन सा है। सामूहिक, जो कि मैं बता चुका हूँ, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आईक्यू एक ही समय में ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन है बिने साइमन परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। आगे इन सभी पर डिस्कस करेंगे हम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आर्मी अल्फा परीक्षण। ध्यान में रख लीजिए, आर्मी बीटा वाचिक, शाब्दिक, भाषाई नहीं था। अभी आगे विस्तार से समझाऊंगा ये क्या थे करके। बुद्धि का प्रथम वाचिक, शाब्दिक, भाषाई सामूहिक परीक्षण था आर्मी अल्फा परीक्षण। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ, उस समय अमेरिका में सैनिकों की भर्ती और जो सैनिक ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी भर्ती के लिए इस टेस्ट का यूज किया गया था। जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको शाब्दिक, गणितीय, भाषाई ज्ञान था, उनके लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2। यह वाचिक, शाब्दिक, भाषाई सामूहिक परीक्षण है। प्रश्न किसी भी प्रकार से बने, आप गलत ना करें, ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बुद्धि का विभाजन किया? निम्न में से किसने बुद्धि का विभाजन किया? तो बुद्धि का विभाजन किसने किया? इनमें से पहला है टर्मन, दूसरा बिने, तीसरा स्टर्न, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं बार बार इसी का जिक्र कर रहा था, अभी आप उत्तर समझ चुके होंगे। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, टर्मन। बुद्धि का विभाजन या बुद्धि का वर्गीकरण किसने किया था? टर्मन ने। और आपको बता दूं इन्होंने किस प्रकार से किया था। जैसे सबसे नीचे महामूर्ख यानी इडियट्स, फिर उससे ऊपर मूर्ख बुद्धि, अल्प बुद्धि, निश्चित क्षीण बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, अति श्रेष्ठ बुद्धि, और सबसे ऊपर इन्होंने रखा था प्रतिभाशाली बुद्धि यानी जीनियस, जिसका आईक्यू इन्होंने 140 से अधिक बताया। और जो सबसे नीचे महामूर्ख था उसका कितना बताया? 20 या 25 से कम, 20 या 25 से कम बताया। जिसका आईक्यू इससे भी कम है, 20 या 25 से, तो उसे हम महामूर्ख यानी इडियट्स कहेंगे। और जिसका मोर देन 140 है, 140 से ऊपर है, तो उसे हम प्रतिभाशाली बालक या बालिका कहेंगे। ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, जालोटा ने निम्न में से कौन सा परीक्षण दिया? जालोटा एक मनोवैज्ञानिक हैं
जो मनोविज्ञान से जुड़े हैं, तो इन्होंने कौन सा परीक्षण दिया, यहाँ पर पूछा गया है रुचि परीक्षण, योग्यता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यदि आप टॉपिक को समझ रहे हैं तो आप इसके जवाब को समझ चुके होंगे। हम बुद्धि पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया था जालोटा ने, तो ध्यान में रख लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देख लीजिए, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ वीडियो को, और ये प्रश्न आपकी जीवन में, आपके किसी भी परीक्षा में जो टीचिंग से संबंधित हो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र निम्न में से है। बुद्धि लब्धि यानी IQ निकालने का सही सूत्र यानी फॉर्मूला कौन सा है इनमें से, यह हमें बताना है। वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100 यानी गुणा, ये गुणा का चिन्ह है। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु अपॉन 100 इंटू वास्तविक आयु, वास्तविक आयु अपॉन 100 इंटू मानसिक आयु। 3 गलत हैं, एक ऑप्शन इसमें सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। इससे हम किसी भी व्यक्ति या बच्चा जो भी हो उसका IQ निकाल सकते हैं। मानसिक आयु को कहते हैं MA, मेंटल एज, इसे ऊपर लिखते हैं, और नीचे लिखा जाता है वास्तविक आयु जिसे हम CA कहते हैं। CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज, या कई बार इसे रियल एज भी कहा जाता है, और यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो जो मेंटल एज होगा उसे यहाँ लिखा जाएगा, वास्तविक आयु यहाँ पर लिखी जाएगी यानी क्रोनोलॉजिकल एज, और गुणा करेंगे 100 से। फिर जितना भी आएगा उसे हम उस बालक बालिका या व्यक्ति की मानसिक आयु या बुद्धि लब्धि अर्थात IQ कहेंगे। अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा गया है बौद्धिक मॉडल का ढांचा निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी पिछले प्रश्न में हमने इस पर डिस्कस किया था, यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो समझ चुके होंगे। बौद्धिक संरचना मॉडल कहा था, यहाँ पर पूछा गया है बौद्धिक मॉडल का ढांचा। थ्रस्टन नहीं है, बिने नहीं है, टर्मन नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड इसका सही उत्तर होगा। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत या जिसे त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं यह दिया था। इसी को बौद्धिक मॉडल का ढांचा कहते हैं, या बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत या बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी आप उसे कह सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है वयस्कों की बुद्धि मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त परीक्षण है। वयस्क जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, 18 साल से बड़े आप मान के चलो, उनके IQ मापने के लिए यानी बुद्धि के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त परीक्षण यानी सर्वाधिक प्रयुक्त टेस्ट कौन सा है। शिकागो टेस्ट, भूल भुलैया टेस्ट, वेसलर वैल्यूब टेस्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि प्रश्न का उत्तर आता है तो अब सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वेसलर वैल्यूब टेस्ट। ये वेसलर ने दिया था। यह वयस्कों की बुद्धि मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त टेस्ट है यानी परीक्षण है। अभी आगे देखते हैं शिकागो टेस्ट, भूल भुलैया टेस्ट, वेसलर वैल्यूब टेस्ट ये किस श्रेणी में आते हैं। क्या ये व्यक्तिगत हैं या सामूहिक हैं, और उसमें भी क्रियात्मक हैं या शाब्दिक हैं। शाब्दिक होते हैं, अशाब्दिक होते हैं, भाषाई, वाचिक, जो कि मैं अभी आगे जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि का तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। बुद्धि का यानी तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, कई बार इसे क्रिस्टलीय बुद्धि भी कहते हैं। तो बुद्धि का तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। अल्फ्रेड बिने, इन्होंने नहीं दिया था। स्टर्न ने नहीं दिया था। थॉर्नडाइक ने भी नहीं दिया था। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कैटिल। कैटिल ने दिया था बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत, या तरल और क्रिस्टल का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम बताना है।
पुस्तक का नाम है समवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। क्या है? समवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक है। डेनियल गोलमैन, थॉर्नडाइक, स्टर्न बिनी। इन तीनों की तो नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 डेनियल गोलमैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लीजिए। संवेगात्मक बुद्धि सदैव निम्न में से किससे प्रेरित होती है। जो संवेगात्मक आईक्यू होता है, संवेगात्मक बुद्धि होती है, वह किससे प्रेरित होती है सदैव। अनुभवों से, व्यवहार से, क्रियाकलापों से, उपरोक्त सभी से। प्रश्न का यदि उत्तर आता है तो जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अनुभवों से। संवेगात्मक बुद्धि हमेशा एक्सपीरियंस से प्रेरित होती है, मोटिवेट होती है। तो ध्यान में रख लीजिए, जब व्यक्ति कोई अनुभव करता है, कोई कार्य करता है, उससे जो एक्सपीरियंस सीखता है उसके माध्यम से। अगला प्रश्न है कौन सी बुद्धि व्यक्ति को अपना लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सी ऐसी बुद्धि है व्यक्ति की जो उसे उसका लक्ष्य हासिल यानी टारगेट अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है या प्रेरणा देती है। मूर्त बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। ये सभी बुद्धि के ही प्रकार हैं। हमें सही उत्तर को क्लिक करना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरणा देती है। संवेगात्मक बुद्धि किसी से प्रेरित होती है? अनुभव से। तो यदि आप अपने जीवन में कोई कार्य करते हो, उससे आपको अनुभव मिलता है, फिर उसके माध्यम से आपको संवेगात्मक बुद्धि का विकास होता है, फाइनली आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने बुद्धि को मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि 3 प्रकारों में विभाजित किया था। पिछले प्रश्न में डिस्कस हुआ है, इस प्रश्न पर आप समझ चुके होंगे। तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, जो पिछली वीडियो थी आईक्यू की पहली वाली, उसमें भी ये प्रश्न संबंधित था। तो किसने विभाजित किया था? वुडवर्थ इन्होंने नहीं किया था, टर्मन नहीं किया था, वुड्रो नहीं किया था, गैरिट इन्होंने किया था। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपको ध्यान दिला दूं, गैरिट और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। किसने? गैरिट और थॉर्नडाइक। गैरिट ने कौन कौन बुद्धि बताई? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और थॉर्नडाइक ने भी इन्हीं को बताया। उन्होंने भी सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि ये 3 कहा। और उन्होंने इनमें से मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा था। तो कुल मिलाकर थॉर्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि ये कहा, और गैरिट ने मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। तो आपको ध्यान ये रखना है कि थॉर्नडाइक और गैरिट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। गैरिट ने मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, और थॉर्नडाइक का भी आप मूर्त, अमूर्त, सामाजिक ही कहेंगे, लेकिन उन्होंने मूर्त को यांत्रिक कहा था। ठीक है, तो यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक आप मान सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से बुद्धि का मात्रा सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। बुद्धि का मात्रा सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? एक सिद्धांत है बुद्धि का, मात्रा सिद्धांत कहते हैं। वर्मन नहीं है, अल्फ्रेड बिने नहीं है, जी थॉमसन क्या ये हो सकता है? यदि आपको आता है जवाब देने की कोशिश कीजिए। नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने दिया था बुद्धि का मात्रा सिद्धांत। इस प्रकार तीसरा नंबर का जो विकल्प है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे इस प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से बुद्धि का वर्ग घटक सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का एक सिद्धांत है जिसे बुद्धि का वर्ग घटक सिद्धांत कहते हैं, या कई बार इसे वर्ग घटक सिद्धांत भी लिखा जाता है। तो यह किसने दिया, यह हमें बताना है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था, टर्मन ने भी नहीं दिया था, वुडवर्थ ने भी नहीं दिया था। यह किसने दिया था? जी थॉमसन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जी थॉमसन ने दिया था बुद्धि का वर्ग घटक सिद्धांत, या इसे कई बार केवल
वर्ग घटक सिद्धांत भी लिखा जाता है। समझ चुके होंगे आप प्रश्न के जवाब को। ध्यान से देख लीजिए वीडियो को लास्ट तक, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमारे हौसले हमेशा नई वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के संबंध में कर्मिक महत्व का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? बुद्धि का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे कहते हैं कर्मिक महत्व का सिद्धांत। इसे कई बार पदानुक्रमित सिद्धांत भी कहते हैं। या कर्मिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? वर्मन तथा सिरिल बर्ट, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जी थॉमसन। प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। सही जवाब ये तीन नहीं हो सकते हैं। सही उत्तर होगा वर्मन और सिरिल बर्ट ने दिया था बुद्धि के संबंध में कर्मिक महत्व का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वर्मन तथा सिरिल बर्ट। ध्यान में रख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षाओं के सामूहिक क्रियात्मक परीक्षाओं की श्रेणी में नहीं आता? किसमें नहीं आता? सामूहिक। सामूहिक में बता चुका हूं, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं एक ही समय में, IQ जिनका मापा जाता है। क्रियात्मक परीक्षा का मतलब है जो वाचिक नहीं होते, शाब्दिक नहीं होते, भाषाई नहीं होते। यानी क्रियात्मक परीक्षाएं उनके लिए की जाती बुद्धि की जो अनपढ़ होते हैं, जिनको अक्सर ज्ञान नहीं होता या अंग्रेजी का ज्ञान उस समय नहीं होता था, अर्थात जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए सामूहिक क्रियात्मक परीक्षाएं या व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षा, जिसे वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षा भी कहते हैं, उनका आयोजन किया जाता है। और जो लोग पढ़े लिखे होंगे उनके लिए यहाँ पर क्रियात्मक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, या तो वाचिक लिखा होगा या शाब्दिक लिखा होगा या भाषाई लिखा होगा। और यहाँ पर तो सामूहिक भी हो सकता है, वैयक्तिक भी हो सकता है। एक व्यक्ति का IQ नापना होगा तो वैयक्तिक, और 2 या 2 से अधिक का होगा तो सामूहिक। तो इनमें से कौन सा बुद्धि परीक्षाओं के सामूहिक क्रियात्मक परीक्षाओं की श्रेणी में नहीं आता है? ध्यान दीजिए, प्रश्न में ऐसा पूछा गया है। आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, उपरोक्त सभी। आपको कंसेप्ट क्लियर करने होंगे तभी आप प्रश्न का उत्तर बता पाओगे। इस प्रश्न का सही जवाब है आर्मी अल्फा टेस्ट। ये नहीं है, इस पर हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ये प्रश्न आ चुका है। यह किसी से संबंधित था? यह था सामूहिक, जो वहां पर मैंने लिखा था वाचिक, शाब्दिक या भाषाई। तो सामूहिक वाचिक या सामूहिक भाषिक या सामूहिक शाब्दिक परीक्षा से संबंधित है आर्मी अल्फा टेस्ट, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में सैनिकों की और जो आर्मी के ऑफिसर होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए किया गया था। बाकी ये जो 3 हैं, आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, ये 2 मूल रूप से ये सामूहिक क्रियात्मक परीक्षाएं हैं। यानी ये उनके लिए होंगी जो अक्षर ज्ञान नहीं रखते, अनपढ़ होते हैं। उनको क्रियात्मक रूप से कोई चित्र बनाकर या लकड़ी के गुटके बनाकर उनको मिलाने के लिए दिया जाता है, उनके IQ को जांचने के लिए। अगला प्रश्न, यहाँ पर ये प्रश्न ना हो कि मैंने बुद्धि परीक्षाओं को सामान्य रूप से 2 वर्ग में विभाजित किया जाता है, इससे संबंधित जानकारी दी है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। तो बुद्धि की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे बुद्धि को मापा जाता है, किसी का IQ को मापा जाता है, उसके लिए सामान्य रूप से जो परीक्षाएं होती हैं उनको हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इस पर मैंने पहले भी जिक्र किया है। वो 2 परीक्षाएं होते हैं, वैयक्तिक और सामूहिक। यदि किसी एक व्यक्ति का IQ निकालना हो, केवल एक का, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, केवल एक व्यक्ति है तो उसके लिए वैयक्तिक टेस्ट होगा। और यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, सामूहिक टेस्ट होगा। अब आगे हम इसको और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया गया है जो ये वैयक्तिक और सामूहिक टेस्ट हैं, इनको वैयक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार की परीक्षाओं के 2 रूप हो सकते हैं। यानी इन 2 परीक्षाओं के 2 रूप हो सकते हैं। एक होगा भाषात्मक, इसी को क्या कहते हैं, वाचिक या शाब्दिक, वाचिक भी कहेंगे शाब्दिक भी। और दूसरा होगा क्रियात्मक, यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, पढ़ लिख सकते हैं, उनके लिए भाषात्मक टेस्ट होगा। और जो लोग अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, साक्षर नहीं हैं,
पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए क्रियात्मक होगा, जो संकेतों पर लकड़ी के गुटकों के माध्यम से किया जाएगा। और ये लोग शब्दों को गणित के सवालों से उनका IQ जांचा जा सकता है। तो वैयक्तिक और सामूहिक टेस्ट को दो भागों में बांटा जा सकता है, भाषात्मक और क्रियात्मक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षाएं, वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षाएं यानी जो किसी एक व्यक्ति से संबंधित होगी और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा यानी जो साक्षर होगा, उसके लिए दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला है बिने साइमन बुद्धि स्केल और दूसरा होता है स्टैनफोर्ड बिने स्केल। तो ये दो टेस्ट है और इनके माध्यम से किसी भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था उसका IQ जांचा जा सकता था। तो यदि प्रश्न आता कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षा है बुद्धि से संबंधित, और ये ऑप्शन होते हैं बिने साइमन बुद्धि स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, इस प्रकार से तो आप जवाब दे पाओगे। और ये यदि ऐसा आता कि वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षाएं कौन सी हैं, वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत, क्रियात्मक यानी जो अक्षर ज्ञान नहीं रखता, जो क्रियाओं के माध्यम से जिसका IQ जांचा जा सकता है, उसमें आएगा पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट और वेस्लर वैल्यूब टेस्ट। तो ये दो ऐसे टेस्ट हैं जो हैं तो व्यक्तिगत यानी किसी एक व्यक्ति का IQ जांचने के लिए प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन ये क्रियात्मक परीक्षाएं हैं, ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए ना होकर जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे नहीं होते थे, साक्षर नहीं होते थे, उनके लिए प्रयुक्त किए जाते थे, ध्यान में रख लीजिए। और अगला यहाँ पर है सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं। व्यक्तिगत हम समझ चुके हैं जिन्हें वैयक्तिक कहते हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं और दो या दो से अधिक लोगों का एक साथ IQ निकालना है तो उनके लिए यूज किया जाता है सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं IQ निकालने के लिए। तो उसमें आता आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में सैनिकों की नियुक्ति और जो सैनिकों के लिए ऑफिसर होते थे आर्मी के अधिकारी, उनकी नियुक्ति के लिए प्रयुक्त की जाती थी। तो आर्मी अल्फा टेस्ट संबंधित है, यदि ऐसा प्रश्न आता है तो जवाब होगा सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं। उसी प्रकार से सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है, आपको ये सारे ध्यान में रखने होंगे, तभी आप प्रश्न के उत्तर को सही कर पाओगे। अगला है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षाएं, यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक साथ IQ निकालना है तो उसके लिए सामूहिक क्रियात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसमें आएगा आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, ध्यान में रख लीजिए। तो यदि प्रश्न आता कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक क्रियात्मक परीक्षा है बुद्धि से संबंधित, तब इनमें से अगर ऑप्शन है आर्मी बीटा टेस्ट या शिकागो क्रियात्मक टेस्ट तो ये दो उसका जवाब हो जाएंगे। और यदि ये आता है कि सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं तब होगा आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा है भाषात्मक सामूहिक और आर्मी बीटा है सामूहिक क्रियात्मक। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, तभी आप प्रश्न के उत्तर को आसानी से समझ पाओगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण टेस्ट वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षाओं की श्रेणी में नहीं आता। देखो प्रश्न बन चुका है, उसी से संबंधित क्या पूछा गया है, कौन सा बुद्धि परीक्षण टेस्ट वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षाओं की श्रेणी में नहीं आता। वैयक्तिक यानी जो व्यक्तिगत होगा, एक आदमी का एक साथ IQ निकाला जाएगा एक बार में केवल एक व्यक्ति का, लेकिन वो अनपढ़ होगा। क्रियात्मक यानी वो निरक्षर होगा, अनपढ़ होगा, उसे अक्षर ज्ञान नहीं होगा। तो कौन सा इस श्रेणी में नहीं आता ये हमें बताना है। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट यह तो इसमें आता है, वेस्लर वैल्यूब टेस्ट ये भी इसमें आता है, लेकिन स्टैनफोर्ड बिने स्केल इसमें नहीं आता। ये आप ध्यान में रख लीजिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, स्टैनफोर्ड बिने स्केल। और स्टैनफोर्ड बिने स्केल के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, यहाँ पर फिर से देख लीजिए। यह क्या है, वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षा है। बिने साइमन बुद्धि स्केल या स्टैनफोर्ड बिने स्केल, ये दो क्या हैं, वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षाएं हैं। लेकिन वहाँ पर पूछा क्या गया था प्रश्न में, जो अभी हमने हल किया, वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षा। वहाँ पर क्रियात्मक की जगह क्या था,
भाषात्मक, वाचिक, शाब्दिक, लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक लिखा है। जवाब होगा स्टैनफोर्ड बिने स्केल, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है इसलिए। अगर है पूछा होता तब जवाब होता पोर्टियस भूलभुलैया या वेस्लर वैल्यू टेस्ट। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है प्रश्न की भाषा, तभी आप प्रश्न को सही कर पाओगे। कभी न कभी ये प्रश्न आपके काम अवश्य आएंगे। यहाँ पर पूछा गया है मानसिक आयु जिसे अंग्रेजी में मेंटल एज कहते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अल्फ्रेड बिने, गाल्टन, टर्मन या स्पीयरमैन। यदि आपको जवाब आता है तो अवश्य ही प्रश्न का जवाब दीजिए। सही उत्तर है अल्फ्रेड बिने। मानसिक आयु यानी एम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था अल्फ्रेड बिने ने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल एज। और दूसरी कौन सी होती है? क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे वास्तविक आयु या रियल एज भी कहते हैं, बुद्धि के सूत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी बिने परीक्षण किसने तैयार किया? बिने तो फ्रांस के थे, अल्फ्रेड बिने पेरिस फ्रांस के, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है हिंदुस्तानी बिने परीक्षण किसने तैयार किया था? जी रेस्ट, क्या इन्होंने किया था? इन्होंने नहीं किया था। फोर राइस, इन्होंने नहीं किया था। सी एच राइस, इन्होंने किया था। गिलफोर्ड ने भी नहीं किया था। इनका तो क्या है, त्रिआयामी सिद्धांत या जिसे त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं वो है। यह किसने तैयार किया था? सी एच राइस ने। और 1922 में 1922 में सी एच राइस ने हिंदुस्तानी बिने परीक्षण तैयार किया। यह आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है कुल 31 प्रश्न हल कर रहे हैं और जो तीसरा भाग आएगा बुद्धि यानी आईक्यू से संबंधित वीडियो, उसमें हम बचे हुए 30-35 प्रश्न को हल करेंगे और लगभग इस टॉपिक से हो जाएंगे 120 करीब प्रश्न, ताकि बुद्धि से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप कभी गलत ना करें। यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था एक सिद्धांत जिसे तरल या ठोस सिद्धांत कहते हैं बुद्धि का। यहाँ पर पूछा गया तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक। थॉर्नडाइक नहीं है, गिलफोर्ड नहीं है, बिने नहीं है। सही उत्तर होगा कैटल। कैटल ने दिया था तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान सिद्धांत, और एक किसी से संबंधित है? बुद्धि से। तो ध्यान में रख लीजिए कैटल का है। समझ गए होंगे आप प्रश्न के जवाब को। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है जब बालक अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसे कहा जाता है। यानी जैसे बच्चे की आईक्यू में एक होता है एमए यानी मेंटल एज, और एक होता है वास्तविक आयु जिसे सीए यानी क्रोनोलॉजिकल एज या रियल एज कहते हैं। इसको गुणा करते हैं 100 से। ये बुद्धि का सूत्र है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है जब कोई बालक या बालिका भी हो सकती है अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी जितने साल का बच्चा है, अगर यदि बच्चा 12 साल का है और वो 12 साल से भी अधिक आयु स्तर के बच्चों के प्रश्नों को हल कर ले रहा है अधिकतम आयु स्तर के, तो उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल वर्ष नहीं कहते, लीप वर्ष नहीं कहते, तीव्र वर्ष भी नहीं कहते। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर होगा बेसल वर्ष। उसे क्या कहेंगे? बेसल वर्ष। और यदि बच्चा अपनी आयु के स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल कर पाता, यानी अपने आयु स्तर के भी नहीं कर पाता, जैसे कोई बच्चा 12 साल का है और 12 साल के आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम कहेंगे टर्मिनल वर्ष। यानी जब वो अपनी आयु के स्तर के प्रश्नों को भी नहीं कर पा रहा, उसे टर्मिनल वर्ष। और यदि अपने आयु स्तर से भी अधिक आयु स्तर के कर ले रहा है अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को, तब कहेंगे बेसल वर्ष। ये आप ध्यान में रख लीजिए। कई बार इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाता है और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिरी के 3 प्रश्न हैं, देख लीजिए क्या पूछा गया प्रश्न में। निम्न में से किसने प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रत्यय दिया? बुद्धि का प्रकृतिवादी संप्रत्यय, ठीक है। तो किसने प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रत्यय दिया? क्या थॉर्नडाइक ने दिया? देख लीजिए प्रश्न को। थॉर्नडाइक ने नहीं दिया। जी थॉमसन ने नहीं दिया।
अल्फ्रेड बिने ने भी नहीं दिया। किसने दिया? गार्डनर ने। तो गार्डनर ने दिया था बुद्धि का प्रकृतिवादी संप्रत्यय। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया था? एक खंड सिद्धांत। और मानसिक शब्द भी इन्होंने प्रयुक्त किया था, यानी मानसिक आयु, जिसे मेंटल एज कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? भाटिया बैटरी बनाई थी भारत में, अभी हमने जिक्र किया था पहले। भाटिया बैटरी किस में आती है? तो भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं, ये पूछा गया है। और ये प्रश्न कई बार आता भी है, 4, 5, 6 या 8। जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 5। भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं? 5, यानी 5। आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लीजिए और समझ लीजिए इस प्रश्न को। यहाँ पूछा गया है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? जो भाटिया बैटरी बनाई थी भाटिया ने, इसका मापन किसके लिए किया जाता है? पहला, रुचि के लिए नहीं किया जाता। दूसरा, अभिक्षमता के लिए नहीं किया जाता। व्यक्तित्व के लिए नहीं किया जाता। हम पढ़ रहे हैं बुद्धि, तो ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने कुल 31 प्रश्न हल किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आपने यह वीडियो लास्ट तक देखी है, ध्यान से वीडियो को वॉच की है, तो आप बताइए कि सामान्य बुद्धि यानी एवरेज बुद्धि लब्धि का जो बालक या बालिका होती है, उसका आईक्यू कितना होता है, यानी उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। सामान्य बुद्धि के बालक या बालिका का आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। इस प्रश्न का जवाब अवश्य बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में बुद्धि से संबंधित भाग 3 में। तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। और यदि अभी तक आपने यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपकी इच्छा करे तो अवश्य ही वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार।